कई बार आपने सड़कों पे प्रतीकात्मक तौर पे झाड़ू भी लगाया होगा। देवरिया की सफाई व्यवस्था पे मैं बहुत साफ़गोई से आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, क्योंकि बीते 2 दिनों से मैं लगातार यह देख रहा हूँ कि देवरिया में गंदगी का अंबार है। इस पे मेरी आपकी टिप्पणी चाहिए। आप कभी जाम में फँसे हैं? अक्सर जाम में फँसता हूँ, जब भारी ट्रैफ़िक होती है तो जाम होता है। देवरिया में जाम की समस्या बहुत आम है। आप देख रहे होंगे कई सारे सड़कें अतिक्रमण से युक्त हैं। आप रामलीला मैदान साइड देख लीजिए, राघवनगर देख लीजिए, यहाँ लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या कभी इस पे प्रशासन से बातचीत आपने कोशिश नहीं की? यूपी विधानसभा 2022 चुनाव को जीतने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? विकास है, हमने हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, अपनी संस्कृति और सभ्यता के को और पुख्ता बनाने में, फिर जो डेवलपमेंट बाकी चीज़ों का आपको बता दिया मैंने कि कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ विकास नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पार्टियां कन्वेंसिंग और प्रचार प्रसार में लग गई हैं। तमाम रैलियां हो रही हैं, वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम है वह समीक्षा सरकार की इस नाम से चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम जनप्रतिनिधियों से उनके विकास कार्यों के बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आज हमारे साथ देवरिया सदर के विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि एक जनप्रतिनिधि का, एक विधायक का काम क्या होता है? ये मैं जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो यह साक्षात्कार है, इसको आकार देने के लिए इस सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए, मुख्य काम तो विधायी कार्य है और अब विधायक के काम के विषय में आप कह सकते हैं कि जितने भी सामाजिक क्षेत्र में जो भी कार्य हैं, सबसे विधायक जुड़ा हुआ है और विकास कार्यों से भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। पहले विधायक का काम सिर्फ जाके विधानसभा में कानून बनाने में काम मदद करना था और काम करना था, लेकिन अब तो जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क बनानी हो या फिर लोगों को भांति-भांति की जो सुविधाएं चाहिए और जो आवश्यकताएं जनता की हैं, उसकी पूर्ति के लिए वो सरकार से बात करता है, सरकार से प्रोजेक्ट्स लाता है, विधानसभा क्षेत्र में अपने काम कराता है और जनता को हर तरह से किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, इसके लिए संतुष्ट करने का प्रयास करता है। बीते वर्ष आप विधायक चुनकर आए। अनफॉर्चुनेटली जो निवर्तमान विधायक थे उनका देहांत हो गया, उसके बाद उपचुनाव हुए। आप 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। अपनी इलेक्शन कन्वेंसिंग के दौरान लगभग आपने देवरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी जगहों का दौरा किया, लोगों से मिले, संपर्क किया। आपने बहुत सारी खामियां देखी होंगी, बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी, लोगों ने भी आपको बहुत सारी समस्याएं बताई होंगी। तो मेरा सवाल यह है कि आपने उन समस्याओं को कितना समाधान किया है? चूंकि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्रिकेट की भाषा में पूछता हूँ, आपके समाधान का स्ट्राइक रेट क्या है? हम तो अपने समाधान का जो हमारा स्ट्राइक रेट है 100% देते हैं, क्योंकि हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है और भाजपा ने जो कहा वो किया, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो भी वादा किया था जनता से उसे पूरा किया। और जैसे ही मैं विधायक चुना गया, वो कोरोना की लहर आई थी, तो सबसे प्रमुख काम तो था कि लोगों को कोरोना से रक्षा की जाए और जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है सरकार वो उपलब्ध कराई जाए। ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए, अस्पताल में बेड को बढ़ाया जाए, नए अस्पताल स्टार्ट कराए जाएं, नर्सिंग की सुविधा बढ़ाई जाए और इसमें सरकार बहुत सफल रही। और जितनी तेज़ी से इस बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में कोरोना ने अपने पांव पसारे थे, उतनी ही तेज़ी से कोरोना का प्रभाव यहाँ कम हो गया और उसमें हम लोग लगे रहे, चाहे दवा का छिड़काव कराना हुआ, साफ़ सफाई कराना हुआ, मरीजों को अस्पताल पहुँचाना हुआ, उनको घर पहुँचाना हुआ, सारी व्यवस्था में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे और मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था, हमारा पूरा प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा था
और माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं यहाँ देवरिया में आए थे। तो 4 महीने 5 महीने तो लगभग हम लोगों के कोरोना को दूर करने में और समाधान करने में लग गया। और आगे यहाँ की जो आवश्यकताएँ थीं स्वास्थ्य संबंधित, मेडिकल कॉलेज अभी शुभारंभ हो चुका है उसका। और कुछ सड़कें थीं जिसके बारे में मैंने चर्चा की माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी। तो मुझे लगता है कि कई किलोमीटर सड़कें, लगभग 100 किलोमीटर अगर मिला दिया जाए छोटी-बड़ी सड़कें, तो हमारे क्षेत्र में रिपेयरिंग हुई और निर्माण कार्य हुआ। जो निधि भी आई हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी त्वरित विकास निधि से, विधायक निधि आई उससे, फिर पूर्वांचल विकास निधि से और जिला पंचायत से, जहाँ से भी व्यवस्था बन सकती थी, हम लोगों ने उस काम को किया। और हमें लगता है कि विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है या कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां हमने न टच कर दिया हो सड़कों से और न कुछ कार्य न करा दिया हो। चुनावी वर्ष चल रहा है, आपकी दिनचर्या क्या है? मतलब सुबह उठने से लेकर शाम को बिस्तर पे जाने से पूर्व तक आप किन किन कामों में लगते हैं? तो ये तो आप आम जनता से पूछेंगे तो लोग बता देंगे। मेरी दिनचर्या है कि मैं चुनाव जब से जीता, मैं लोग कहते हैं कि इनकी सेना बैरक में वापस लौटी ही नहीं। ये लोग निरंतर बाहर रहते हैं विधायक जी। और मैं उठने के बाद सुबह पहला काम करता हूँ कि 7 बजे से किसी एक वार्ड में भ्रमण कर लेता हूँ या किसी गांव में भ्रमण करता हूँ। गांव के लोगों से या वार्ड के लोगों से मिलता हूँ डोर टू डोर। और उसके बाद लगभग 9:30 बजे घर आता हूँ। तो सीधे मैं अपने यहाँ इसी जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ बैठ जाता हूँ और जन सुनवाई लगभग 12 बजे तक जन सुनवाई करता हूँ। इसके बाद पुनः मैं क्षेत्र में चिन्हित है कि किन किन गांव में जाना है वहाँ जाता हूँ, या फिर जो भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम लगे होते हैं उन कार्यक्रमों में मेरी भागीदारी होती है। और रात को लगभग अगर जल्दी कभी छूट के आ जाता हूँ तो फिर यहाँ जन सुनवाई करता हूँ। आप तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, अखबारों में भी छपता है और आपके संवाददाता भी हमको लगता है कि काफ़ी खोज खबर लेते रहते हैं कि विधायक जी क्या काम करते हैं। फिर अगर मैं नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, किसी न किसी कार्यक्रम में रहता हूँ, कहीं कोई घटना घटती है वहाँ पहुँचता हूँ, सुख में दुख में लोगों के पहुँचने की कोशिश करता हूँ और अधिकांश जगह पहुँच जाता हूँ। यहाँ आप इस बात को आप किसी से भी आम जनता से पूछ सकते हैं। स्थानीय सरकारी मशीनरी की बात करते हैं, यानी लोकल जिला जो प्रशासन है उसकी बात करते हैं। देवरिया में आप लगातार देख रहे हैं समस्याएं बनी हुई हैं। कभी जलभराव की समस्या है, अभी कई मुख्य मार्ग टूटे हुए हैं जिनको रिपेयरिंग की आवश्यकता है, मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़कें टूटी हुई हैं। तो क्या आप कभी समीक्षा लेते नहीं हैं कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए? अगर लेते हैं तो फिर चीज़ें बदल क्यों नहीं रही हैं? बिल्कुल बदल रही हैं। मैं समीक्षा बैठक भी करता हूँ और हमारे प्रभारी मंत्री भी आते हैं, वो भी करते हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं वो भी करते हैं। सभी लोग लगे हुए हैं कि कैसे समस्याओं का समाधान हो। कुछ सड़कें जो मैं गुजरता हूँ रास्ते से, पता चला कि नगर पालिका में हैं और किसी कारणवश टूटी हुई हैं, भारी बरसात की वजह से टूटी हुई हैं, तो मैंने तो बिना किसी के कहे उस पर फंड जारी कराया, सड़कों का निर्माण हुआ। आप जाके देख सकते हैं। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको दिखाई देगा कि काम हुआ है। और बड़ी सड़कों की जहाँ तक बात है, केवल 2 सड़कें थी जिसकी बड़ी चर्चा हुई और मैंने विधानसभा से लेकर और अपने माननीय मंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने उसके बारे में बात किया। 2 सड़कें थीं, देवरिया बेलडांड रोड और देवरिया पकड़ी मार्ग, और दोनों की घोषणा हो चुकी है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी देवरिया आए थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि सड़कें जल्दी से जल्दी बना दी जाएंगी। तो घोषणा का अर्थ है कि बन जाएगा और उस पर यहाँ से एस्टीमेट जा चुका है, वित्तीय स्वीकृति होनी बाकी है, जल्दी स्वीकृत हो जाएगी। दूसरी जल जमाव की जो बात है, सड़कें ऊंची हुई हैं, इस कारण जो मोहल्ले हैं वो उनकी ज़मीन नीची हो गई है, वहाँ पानी लग जाता है। तो पानी की निकासी की जो व्यवस्था पहले से थी, आप देखेंगे, चाहे लोगों से पूछेंगे बताएंगे, मैंने स्वयं बरसात में लोगों को लेकर और पूरे प्रशासनिक अमले को लेकर मैंने नालियाँ साफ करवाईं और जितना पानी भरा था 3 से 4 घंटे में पानी बाहर हो गया। इसको आप कहीं से इसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसकी काफ़ी चर्चा भी हुई, उसके फोटोग्राफ्स भी अखबारों में छपे थे और सोशल मीडिया पे खूब चला। तो पानी तो भारी बरसात के कारण लग गया, लेकिन अब आगे निकासी कैसे हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है और पहला हमारा प्रोजेक्ट 47 करोड़ रुपए का शासन में चला गया है, सभी स्तरों से स्वीकृत हो गया है। वो वित्त विभाग में, वित्त मंत्रालय में वित्तीय स्वीकृति होनी बाकी है, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो जैसे ही वित्तीय स्वीकृति उसकी मिलेगी, यहाँ फर्स्ट फेज़ का काम शुरू हो जाएगा। 3 फेज़ में जल निकासी की व्यवस्था बनाई जानी है। एक महत्वपूर्ण काम जल निकासी के संबंध में हुआ कि कुरना नाला यहाँ से बहता है शहर के बाहर से और शहर का पूरा पानी कुरना नाले में जाता है।
कुरना नाला हम लोग होशियार सचेत थे पहले से कि इस बार पानी का कोई ठिकाना नहीं है, पानी बरस रहा है। तो मैंने डिमांड भेजी थी सरकार को और फंड आया। कुरना नाला बहुत तेज़ी से उसकी गहरा किया गया और कुरना नाला और कांची और एक नकटा नाला, इसलिए पानी जैसे ही आता था पानी बह के कुरना नाला में चला जाता था, कुरना नाला फिर उसको खींच लेता था। ये फ़ायदे हुए। तो अब जो मोहल्ले पुराने नए बस रहे हैं सुदूर क्षेत्रों में, शहर के बाहर, तो वहाँ लोग अपना उनके लिए भी सड़कें और बिजली की व्यवस्था सोची जाती है। उन्हीं क्षेत्रों में पानी ज़्यादा था जहाँ कोई व्यवस्था पहले से नहीं थी, लेकिन अब वो पानी वहाँ से भी निकलेगा। जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा पूरा होगा, जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। साफ सफाई की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत विजनरी प्लान था। आप भी लगातार सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा के। कई बार आपने सड़कों पे प्रतीकात्मक तौर पे झाड़ू भी लगाया होगा। देवरिया की सफाई व्यवस्था पे मैं बहुत साफगोई से आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, क्योंकि बीते 2 दिनों से मैं लगातार यह देख रहा हूँ कि देवरिया में गंदगी का अंबार है। इस पे मेरी आपकी टिप्पणी चाहिए। देवरिया में दरअसल एक तो पहले कूड़ा पॉइंट इधर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन नगर पालिका ने कूड़ा पॉइंट बनाया है अभी उसरा के पास। एक कूड़ा पॉइंट और बना है हनुमान मंदिर के दूसरे साइड में, जो सीसी रोड से कनेक्ट करती है रामाबाबू का बगीचा साइड में। वो भी कूड़ा पॉइंट काफी बीते कई सालों से है। क्या उसको चेंज नहीं किया जा सकता? सड़कों पे कूड़ा पसरा हुआ है। बिल्कुल चेंज होगा और हमारा पूरा ध्यान रहता है। मैं तो ईओ से अक्सर बात करता रहता हूँ, नगर पालिका के चेयरमैन से भी मैं बात करता हूँ। वो लोग प्रयास करते हैं और जनसंख्या चूंकि बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है देवरिया की, इससे आप भी भली बात अवगत होंगे, तो कूड़ा ज़्यादा निकलता है और उसको उठाने की व्यवस्था भी नगर पालिका ने कर रखी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी अगर नहीं आया तो उसकी मॉनिटरिंग में पूछता हूँ कि कूड़ा क्यों गिरा हुआ है, और कूड़ा उठता है। मैं तो देखता हूँ नहीं, कि ये तो लगातार समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोग भी लगातार इसकी शिकायत करते रहे हैं। देखिए, माननीय मोदी जी के प्रयास से तो बहुत ज़्यादा सफाई का कार्य हुआ है। कूड़ा भी लोग अब सही स्थान पर फेंकने लगे हैं। अभी आप आए हैं, देखेंगे हमारे यहाँ भी मैंने देखा हूँ कि मैंने जब डस्टबिन रखा है तो अधिकांश लोग स्वयं अपनी गिलास, अपने कागज़ उसमें फेंक देते हैं। हम भी फेंकते हैं, हम भी इसका ध्यान रखते हैं कि कहाँ उचित स्थान है वहीं कूड़ा फेंका जाए। बहुत सारे लोग धीरे धीरे अब हैबिचुअल हो रहे हैं सफाई के। जो स्थिति पहले की सरकारों में गंदगी की थी, इस सरकार में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शौचालयों की व्यवस्था की कि हर घर में शौचालय होगा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। पहले तो हम लोग गांव में निकलते थे तो इतनी गंदगी होती थी कि फिर गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाता था कि गाड़ी में कितनी गंदगी लगती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में नहीं देख रहा हूँ। मैं तो निकलता हूँ, आराम से निकल जाता हूँ और लगभग 80 से 90% की व्यवस्था मैं मानता हूँ कि ठीक हो चुकी है, 10% भी ठीक हो जाएगी। ट्रैफिक पे आते हैं। आप कभी जाम में फंसे हैं? अक्सर जाम में फंसता हूँ, जब भारी ट्रैफिक होती है तो जाम होता है। देवरिया में जाम की समस्या बहुत आम है। आप देख रहे होंगे कई सारे सड़कें अतिक्रमण से युक्त हैं। आप रामलीला मैदान साइड देख लीजिए, राघवनगर देख लीजिए, यहाँ लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या कभी इस पे प्रशासन से बातचीत आपने कोशिश नहीं की कि अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और जाम की स्थिति न बने? तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं, उनकी पार्किंग सड़कों पे होती है, तो ऐसी स्थिति कब तक बनी रहे? अब एक तो जैसे ही मैं विधायक बना, मैं जाम देखा था नगर पालिका, आपने चर्चा की रामलीला रोड की, तो मैंने तत्काल एसपी के साथ मीटिंग किया और मैंने वन वे करवाया। राघवनगर से रोड जो अंदर जाती है दुर्गा मंदिर होते हुए हनुमान मंदिर, इधर से आप नहीं कर सकते हैं। एंट्री आप इधर से कर सकते हैं, उधर कोऑपरेटिव पॉइंट से नहीं कर सकते हैं। वन वे किया, उसका काफ़ी लाभ मिला है। अब आराम से गाड़ियाँ आपकी राघवनगर में और रामलीला रोड से निकल जाती हैं। वह एक टेस्टिंग पोजीशन थी कि पहले टेस्ट किया जाए कि जनता क्या चाहती है। अब जनता को सुविधा मिल गई है कि वन वे से जितनी देर में आप जाम में फंस के अपने सही स्थान पर नहीं पहुंच सकते थे, उससे कम समय में आप घूम कर और अपने स्थान पर पहुंच सकते हैं। वन वे से एक लाभ ये हुआ, हमने तो पहले वन वे कराया। गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, सड़कों की चौड़ाई वही है, तो अब इसके लिए अन्य जगहों को भी वन वे करने की बात मैंने कप्तान से किया है, कप्तान साहब से। और ये बजाजी रोड और अंसारी रोड को भी मैंने कहा है कि वन वे कराया जाए किसी तरह से। वन वे से तो लाभ मिलेगा, जो है उसी में काम चलाना है। और जहाँ तक रह गई अतिक्रमण की बात, चिन्हित होगा जो अतिक्रमण करेगा उसका अतिक्रमण हटाया जाएगा। आ,
अब तक आपको विधायक बने हुए 1 साल हो गए। अब तक कितने विधानसभा सत्रों में आप शामिल हुए और देवरिया के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर कितने सवाल आपने पूछे? दरअसल वहाँ एक कानूनी प्रक्रिया से सवाल करना होता है। खड़े होकर हम सवाल नहीं करते हैं, हम लिख के सवाल पूछते हैं और उसका जवाब मुझे मिलता है। और जो सत्ता पक्ष लोग होते हैं वो हम लिखित देते हैं नियमों के अंतर्गत, और उसका जवाब हमें मिल जाता है। ये जितनी भी समस्याएं, चाहे वो बस स्टेशन की समस्या हो, किसी विद्यालय की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, जो मैं लिख के डिमांड करता हूँ, विधानसभा में भी लिख के याचिका के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूँ, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। तो उसमें से बहुत सारी सड़कें और काम हो चुके हैं, और लगभग 3 सत्र मैंने किया है। एक तो बहुत कम दिन का था जब मैं चुनाव जीता था, दूसरा थोड़ा लंबा चला था, और अभी 1 दिन का विशेष सत्र चला था, उसमें गया था। 3 में भाग लेने का अवसर मिला। बस स्टैंड की बात की आपने। आप बीते दिनों कुछ माह पूर्व दौरा भी किया था आपने बस स्टैंड का, देवरिया बस डिपो का। स्थिति बहुत ख़राब है, पूरा भवन जर्जर हो चुका है। आपने इस संदर्भ में परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की थी। जी। क्या आपने फॉलो अप लिया? कब तक कोई डेडलाइन, कब तक पुनर्निर्माण हो सकेगा? मैं इस संदर्भ में परिवहन सचिव से मिल चुका हूँ और माननीय परिवहन मंत्री जी से मिल चुका हूँ, और उन लोगों ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था हम कराते हैं, और एक शेड की व्यवस्था तत्काल कराई गई, यात्री शेड की, जो एक किनारे बन भी रहा होगा या बन गया हो। और दूसरी, हाई मास्ट लाइट की बड़ी डिमांड थी वहाँ बस स्टेशन परिसर में, तो जैसे ही मुझे विधायक निधि मिली, मैंने एक बड़ी हाई मास्ट लाइट वहाँ दी, और वहाँ पे काफ़ी अब उजाला दिख रहा है। और जो मेन बिल्डिंग है वो काफ़ी जर्जर है, मैंने उसका निरीक्षण किया था। उसको ध्वस्त कराने के बाद ही नई बिल्डिंग बनेगी, इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कह चुका हूँ, और लोगों ने आश्वासन दिया है कि इसकी व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र की जाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि इतना काम हमारी सरकार ने किया है। हम तो जो आंकड़ा आ रहा है कि 350 पार, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि 350 पार होगा। कौन सा क्षेत्र कोई भी बता दे जिसमें काम नहीं हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में काम हुआ है। 63 मेडिकल कॉलेज तो यहाँ उत्तर प्रदेश में खुल गए, हो गए संख्या उनकी। देवरिया में देख रहा हूँ, सड़कें बन ही रही हैं। कोरोना की टीका जो पहले दूसरे देशों से मंगाते थे, और बहुत दिनों बाद किसी बीमारी का टीका बनता था, कई कई साल लग जाते थे, 40 साल 50 साल। ये पहली बार हुआ है कि जैसे ही बीमारी आई उसका टीका बन गया। हम दूसरे देशों को टीका भी दे रहे हैं और किट भी पहुंचा रहे हैं उनको। तो और 100 करोड़ से ऊपर लोगों का टीकाकरण हो गया। ये कितनी तेजी से काम हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मैं देखता हूँ, अभी एक दिन मैं घूम रहा था गांव में, तो कुछ डिब्बे में बच्चों के लिए किट बँट रहा था, जिसमें तरह तरह की दवाइयाँ थीं कि दवा कैसे पिलाई जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से उसको पहुँचाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं। एक वेलनेस सेंटर कई जगह खुल गए। हमारे गांव में भी मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए सीमांकन कराया गया है। तो स्वास्थ्य में काम हुआ ही। कोरोना में मजदूरी करने का जो एक था कि मजदूरी नहीं मिल पा रही है और काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमारी इतनी संवेदनशील सरकारें हैं कि राशन के बिना भूखे पेट कोई न रहे और भूखों कोई न मरे। दवा के अभाव में और भोजन के अभाव में कोई न मरे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया, और अभी योगी जी ने भी किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि फ्री राशन, भाई आपके पास काम नहीं है तो आपको मुफ्त राशन दिया जाएगा। जो उसके पात्र थे, जो गरीब थे, उनको मुफ्त राशन दिया गया, और 1 महीने में 2-2 राशन मुफ्त दिया गया। अभी लोगों ने कहा कि तेल, नमक, दाल, और मार्च तक बढ़ा दिया गया राशन, कि अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कठिनाई हो रही होगी, तो राशन मुफ्त मार्च तक कर दिया गया। तो भोजन, मकान में डूडा में तो इतनी मकान है शहरों में कि जिसके पास ज़मीन है उसको मकान मिलना ही मिलना है। गांव में भी मकान मिले हैं। तो इतना, हम तो पूछे एक दिन डूडा अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि परिवहन अधिकारी डूडा के, तो उन्होंने कहा साहब जिसको ज़मीन आप भेज देंगे, तो हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं, उनको मकान मिलेगा। तो देवरिया शहर में तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी संख्या मकान मिले। खुद मैंने चाबियाँ बांटी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतीकात्मक चाबी वितरण किया, यहाँ शहर में हमने भी दिया।
विकलांगों के लिए, दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए ट्राईसाइकिल सैकड़ों की संख्या में बटी। अभी श्रम विभाग से बच्चियों को पढ़ने के लिए जाने के लिए साइकिल बटी। उनका रजिस्ट्रेशन भारी मात्रा में हो रहा है। किसानों का सम्मान निधि जो दिया जा रहा है, कोई गांव ऐसा नहीं है, हमने सूची मांगे देखी थी कि 400 से 500 के बीच में हर गांव में जिन लोगों ने आवेदन ठीक ठाक ढंग से किया है उनकी निधि उनको मिल रही है, सम्मान निधि। मोदी जी ने इस बात को समझा, प्रधानमंत्री जी ने, कि जब खेती का सीजन आता है तो किसान के सामने बीज खरीदने की समस्या होती है, खाद खरीदने की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है। इन सबकी व्यवस्था उन्होंने किया। छोटे छोटे किसान जो पैसा नहीं जुटा पाते हैं उनके लिए वो बहुत लाभकर होता है। तो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, सामूहिक विवाह योजना है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सरकार ने काम नहीं किया? फिर मैं देखता हूं कि सबसे बड़ी जो विशेषता हमारी सरकार की है, जो कहा वो किया। कानून व्यवस्था देख लीजिए। अब लड़कियां हमारे यहाँ रात को 12 बजे भी फ्री होकर घूम सकती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई छेड़खानी कर दे या कोई घटना घट जाए। दुर्घटनाएं तो, दुर्घटना की बात मैं नहीं करता, दुर्घटना तो कभी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन अपराधों में भारी कमी आई है। बड़े बड़े माफिया जेल में हैं या मारे गए। कहीं हम तो नहीं देखते कि रात को जाने में कहीं किसी को कठिनाई है, और कहीं कोई माफिया अब धमका कर किसी को वसूली नहीं कर सकता, अपहरण नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ा चेंज आया है प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार के समय। इसकी प्रशंसा तो सर्वत्र की जाती है। तो अब तो इतने काम हुए हैं कि आधार विपक्ष के पास नहीं है कि किस आधार पर विपक्ष आलोचना करेगा। अपराध की बात करते हैं। देवरिया में अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आपने सुना होगा आदित्य मणि त्रिपाठी का हत्याकांड। बहुत छोटा बच्चा था, बालिग भी नहीं था। उस पर आपकी टिप्पणी? अब उसमें 2 गुट लड़ गए। अब उसके बारे में तो मैं बहुत नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का ऐसा मामला है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिनके बारे में शंका थी या जिनके ऊपर रिपोर्ट थी, पुलिस ने पकड़ा उनको। सत्ता पक्ष के संरक्षण की भी बात सामने आती है। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, कौन संरक्षण देता है अपराधियों को। ऐसा तो नहीं लगता कि कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति किसी अपराधी को संरक्षण देगा। ये हमारी पार्टी का चरित्र नहीं है। अच्छा, यूपी विधानसभा 2022 चुनाव को जीतने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? विकास है। हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, अपनी संस्कृति और सभ्यता के को और पुख्ता बनाने में, फिर जो डेवलपमेंट, बाकी चीज़ों का आपको बता दिया मैंने कि कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं हम 400 सीटें जीतेंगे, इस पे आपकी टिप्पणी? 350 का दावा। अब वो तो सब कह सकते हैं। अखिलेश यादव को कहने का भी क्या है, मन में जो आया बोल दिया। मन में आया होगा बोल दिए होंगे। ये सच्चाई से वो भी भली बातें अवगत हैं कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है, इस बात को सब लोग जानते हैं। तो चलिए, हमारे साथ देवरिया सदर के विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।